हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज हम क्लास 8 आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर का नाम है। ये मेरा पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए। पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। आज ये मेरा पार्ट 3 है इस चैप्टर का और ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होती हैं। किस तरीके से जो हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद सॉल्ट बना लेता है। लेकिन कैसे, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट से और कौन नहीं कर सकता है, ये डिसाइड करती है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज, उसकी रिएक्टिविटी कि वो कितना रिएक्टिव है, राइट। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। लेकिन जो मेटल कम रिएक्टिव होता है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है और नो रिएक्शन होगी उस केस में, ठीक है। तो चलिए हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और कौन से मेटल किन मेटल्स को हम को डिस्प्लेस कर सकते हैं सॉल्ट से या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप करवा रहे हो, सपोज करो आपने कॉपर को आयरन सल्फेट से रिएक्ट करवाया तो कॉपर सल्फेट बनेगा, आयरन डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि कॉपर की पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़ में और आयरन की पोजीशन क्या है। तो यही देखने के लिए हमको ये सीरीज़ याद करनी पड़ती है और फिर हमको पता चलता है कि कौन सा मेटल सामने वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा या नहीं, ठीक है। तो हम इसी को अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। Reactivity or activity series of metals. Some metals are chemically very reactive whereas others are less reactive or unreactive. जो मेटल्स होते हैं उनमें से कुछ मेटल्स तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं या कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना, और वो इतनी जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि अधिकतर जो आपकी ज्वेलरी होती है वो गोल्ड की, प्लेटिनम की बनती है ना। क्यों बनती है गोल्ड प्लेटिनम की? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ना वो उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनसे बनाई हुई ज्वेलरी काफ़ी टाइम तक चल जाती है, बिकॉज ऑक्सीडाइज नहीं होती है, इनका कलर चेंज नहीं होता है ना। तो ये लॉन्ग टर्म तक देखने में सुंदर दिखती है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये ज़रा सा भी किसी के संपर्क में आएंगे तो ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में यही देखने वाले हैं कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से कम। On the basis of vigor of reactions of various metals with oxygen, water and acids, metals have been arranged in a group or series. मतलब वो metals किस तरीके से ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं उसको हमने एक सीरीज़ में डाल दिया है, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो सीरीज़ में ऊपर आते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो सीरीज़ में नीचे आते हैं, ठीक है। Now, the arrangement of metals in a vertical column in the order of their decreasing reactivity is called reactivity or activity series of metal. ये इसकी डेफिनेशन है, ये पूछी जा सकती है कि रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होता है। जब हम मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में, जैसे आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, जब आप मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो टॉप पे रहता है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो बॉटम पे रहता है। तो इस तरीके से जब हम टेबल बनाते हैं तो उसको हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं। इसमें आपने ये सारे मेटल्स को इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज कर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी है। मतलब किसके साथ रिएक्टिविटी देखी गई है इनकी? ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। मतलब ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ ईजिली कौन से मेटल्स कंपाउंड बना लेंगे और कौन से नहीं बना लेंगे, इसको हमने देखते हुए एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, right? So the arrangement of metals in a vertical column in the order of their decreasing reactivity is called reactivity or activity series of metal.
इन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप। जो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है वो टॉप पर है, यानी कि अगर इस सीरीज को आप देखते हो तो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया, पोटेशियम। और वेयर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो बॉटम रहता है और सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है, टॉप पे रहता है। तो अगर इस सीरीज को अगर हम देखते हैं तो हमको सीरीज को देख के ही पता चल जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है प्लैटिनम। इसलिए तुम देखना जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स आपको पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को देखने को मिलते हैं, लेकिन सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के आपको इक्का दुक्का ही एग्जाम्पल्स मिलते हैं, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव ही नहीं होते कि हर किसी के साथ रिएक्ट कर लें। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे मेटल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो बॉटम में होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। Now, the figure indicates that potassium is the most reactive and the platinum is the least reactive metal. इससे ये पता चल रहा है, इस फिगर को देख के, इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के हमें पता चल गया कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और प्लैटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, राइट। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट इज इन द सीरीज फॉर कंपैरिजन। Metals above hydrogen can displace its ions from water, acid or alkali. The one below hydrogen cannot. अब आप देखो इस एक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखो, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है टॉप पे है, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है प्लैटिनम, वो बॉटम में है। इसमें ना इस सीरीज़ में आपको हाइड्रोजन भी दिख रहा है। हालांकि जो हाइड्रोजन होता है वो मेटल नहीं होता, लेकिन इसको इस सीरीज़ में डाला गया है। क्यों डाला गया है, वो ये दिखाने के लिए कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन और लेड, ये इतने जो मेटल्स हैं ये क्या है, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा, जब इन मेटल्स को हाइड्रोजन के मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे जैसे कि HCl हुआ, HNO3 वगैरह हुआ, है ना, या ऐसे कोई कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो ये वाले जो मेटल्स हैं वाटर से या उस एसिड से या उस कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटा देंगे और खुद उसके साथ कंपाउंड बना लेंगे। लेकिन जो मेटल्स आपके हाइड्रोजन से नीचे हैं जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, दीज मेटल्स आर हाईली अनरिएक्टिव। ये मेटल अनरिएक्टिव होते हैं और ये हाइड्रोजन को वाटर से और एसिड में रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि तो इसलिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन डाला गया है ये बताने के लिए कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं और इसलिए ये हाइड्रोजन को उनके सॉल्ट से रिप्लेस नहीं करेंगे। The metals higher in the reactivity series easily take part in the reactions with oxygen और dilute acid। जो मेटल्स ऊपर हैं, मतलब ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बात करें तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है ये काफ़ी रिएक्टिव हैं और ये ऑक्सीजन और यहाँ तक कि डाइल्यूट एसिड के साथ बहुत ईजिली कंपाउंड बनाते हैं। इनको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है ना, एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं, डाइल्यूट भी हो सकते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट वर्ड का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और एसिड की मात्रा कम है। अगर पानी जो वाटर जो क्या होता है, एसिड को पानी में हम डिज़ोल्व करके उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। ठीक है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है, और एसिड की जो मात्रा है वो कम है तो फिर वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं, जिसमें एसिड ज़्यादा होता है, और वाटर कम होता है। ठीक है ना, गाढ़ा जो गाढ़ा पतला कहते हैं ना, तो जो पतला है यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है वो डाइल्यूट कहलाएगा और जो गाढ़ा है मतलब जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या बोला कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में ईजिली पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ तक कि वो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे। मतलब उनको बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती, जरा सा भी एसिड अगर प्रेजेंट होगा तो वो उसके साथ कंपाउंड बना लेंगे। द मेटल्स लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट ईजिली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जबकि जो नीचे की तरफ जो मेटल्स आते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इन्होंने क्या दिया, इस मेटल को इसकी सीरीज़ के हिसाब से इसको अरेंज किया है और बताया है कि अगर ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन चाहिए,
वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन चाहिए, और अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन चाहिए। तो ये इस तरीके से स्टेबल को मैं शो किया है, ठीक है ना, इस तरीके से स्टेबल को शो किया है। तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। अगर हमको ये चीज़ पता चल जाती है ना तो हम बहुत सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो जब आप कोशिश करो कि आप इस चीज़ को याद करो, है, क्योंकि ये चीज़ आपको काम में आएगी कब, जब आप 9th-10th में होंगे, तब आपको ये चीज़ काम में आती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है और कौन सी चीज़ लेस रिएक्टिव होती है, राइट ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, जब ये तीन जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। मतलब ना इसको हीट करने की ज़रूरत है, ना कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, बस ये मेटल लिया और इस ऑक्सीजन डाली, रूम टेम्परेचर में ही ये उसके पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना लेंगे। फिर ये जो चार मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, फॉर्म ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग बट एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर। इनमें से जो ये तीन है, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तब जाके ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम इन्हीं की तरह रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। फिर तुम्हारा लेड, कॉपर और मरकरी है, ये कब ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब इनको बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है। नहीं तो तुम लेड और ऑक्सीजन को मिला दो, ऑक्साइड नहीं बनेगा। जब तुम लेड और ऑक्सीजन को मिला के स्ट्रांगली हीट करोगे तब जाके लेड ऑक्साइड बनेगा, तब जाके कॉपर ऑक्साइड बनता है, तब जाके मरकरी ऑक्साइड बनता है। तो इनको हीट करना पड़ता है। यानी कि आप देख रहे हो ना कि क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली आ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ऊपर वाले ऐसे ही मिला दिया तो वो रिएक्ट कर गए, इनको हल्का सा गर्म किया तो रिएक्ट किया, इनको बहुत ज़्यादा गर्म किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने कंपाउंड बनाया, ठीक है। उसी तरीके से सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये तीनों जो हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, इनकी रिएक्टिविटी तो बहुत ही कम होती है, इसलिए दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन ऑन हीटिंग स्ट्रांगली। तो इनको कितना भी स्ट्रांगली आप हीट कर लो ऑक्सीजन के साथ, कब ऑक्साइड में ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। और तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरे रिएक्शन देखते हैं कि पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं तीनों। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रेसली। अगर ठंडे पानी में भी तुम सोडियम और पोटेशियम को डाल दोगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन होगा, विग्रेसली मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड बना लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम को अगर ठंडे पानी से रिएक्ट कराओगे तो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन ये लोग ये जो होते हैं ठंडे पानी में ही रिएक्ट कर जाते हैं, इसमें पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं है और ये अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। उसी तरीके से तुम्हारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये चार जो एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर और स्टीम। इनमें से जो मैग्नीशियम है उसको रिएक्ट करने के लिए गर्म पानी चाहिए या स्टीम चाहिए, ठीक है, तब जाके ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जबकि ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से ही रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। लेड, कॉपर और मरकरी जो होता है उनका हॉट वाटर या स्टीम से दोनों से कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब ये ना ऑक्साइड बनाएंगे ना हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगर आप हॉट वाटर से या स्टीम से रिएक्ट कराओगे, नो रिएक्शन विथ हॉट वाटर और स्टीम, मतलब ये हॉट वाटर और स्टीम से रिएक्ट नहीं करते हैं लेड, कॉपर एंड मरकरी। और आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो है ये तीनों नो रिएक्शन विथ हॉट वाटर और स्टीम, इनका भी कोई रिएक्शन नहीं होता है गर्म पानी से या स्टीम के साथ, ठीक है। अब हम इनका रिएक्शन विद एसिड देख रहे हैं। एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैन रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड भी होगा उसके साथ भी पोटेशियम और सोडियम एकदम से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। इसलिए जब हम पोटेशियम और सोडियम को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आपने ज़रा भी लापरवाही करी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। तो बड़ा हम ड्रॉप बाई ड्रॉप इसमें एसिड मिलाते हैं ताकि एक्सप्लोजन ना हो। जबकि कैल्शियम जो है वो मॉडरेटली रिएक्ट करता है एसिड से। यहाँ पे कोल्ड वाटर लिख दिया, ये मिस प्रिंटिंग है, सो कोल्ड वाटर ना लिखे, इसको आप डाइल्यूट एसिड लिख समझो, ठीक है, डाइल्यूट एसिड बोल रहे हैं ये लोग। नाउ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट मॉडरेटली विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जबकि ये जो चारों मेटल्स हैं ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आपका रिलीज करते हैं, और ये मॉडरेट रिएक्शन है, ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है। लेड, कॉपर, लेड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन। लेड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है।
लेकिन जो बाकी की दो हैं कॉपर और मरकरी, ये डाइल्यूट एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही नहीं है। तो अगर इनमें से हाइड्रोजन रिलीज करानी है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा। फिर सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। इनको भी अगर आपको रिएक्शन बना करवानी है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ना कि जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो ठंडे पानी से या रूम टेम्परेचर में या डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो ये बीच वाले हैं इनको या तो गर्म करना पड़ता है या बहुत गर्म करना पड़ता है तब ऑक्साइड बनता है, या हॉट वाटर और स्टीम लेना पड़ता है तब बनता है, या बनता ही नहीं है। और एसिड के साथ भी ये होता है कि एसिड के साथ ये मॉडरेट रेट पर रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाले होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उन पर बहुत मुश्किल से असर पड़ता है। मतलब जैसे ये तीन जो दिए हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, इसमें तो देखो ना ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ना ये हॉट वाटर और स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं, ना ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही ये रिएक्टिव नहीं है। तो ये हम जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन से मेटल्स कितने रिएक्टिव होते हैं और वो किस कंडीशंस में कंपाउंड बनाएंगे। राइट, नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस टू फॉर्म ऑक्साइड। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी अभी कल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब आपका एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। राइट, तुम्हारा एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में जब डिकम्पोज होता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ऑक्साइड्स का डिकम्पोजिशन बताया है। एन ऑक्साइड इज ए केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन इन इट्स मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइंड विद अ मेटल और नॉन मेटल। ऑक्साइड क्या होता है? जब किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है, जैसे आपका कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है तो ऑक्साइड कहलाएगा। ये मेटल है ना, जिंक के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है तो ये ऑक्साइड कहलाएगा। कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन है तो ऑक्साइड कहलाएगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है तो कार्बन का ऑक्साइड कहलाएगा। राइट, तो मेटल या नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। इट इज़ अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एज एन एनायन। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एनायन होती है ना। आपको पता है एनायन और कैटायन क्या होते हैं? एनायंस होते हैं जिनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है और कैटायन जिनकी क्या होते हैं जो पॉजिटिव वैलेंसी होती है। जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा, राइट, तो कैल्शियम होगा वो कैटायन है और जो ऑक्सीजन है वो एनायन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो एनायन की तरह बिहेव करती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो 2 और 6 है ना, तो यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसलिए ये बहुत जल्दी ईजिली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ताकि इसको 2 और मिल जाए और 8 आ जाए इसके उसमें और ये स्टेबल हो जाए, है ना। इसलिए स्टेबिलिटी लाने के लिए ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, दूसरे मेटल से कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाता है। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इट फॉर्म्स ऑक्साइड बाय कंबाइन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाती है बाय हीटिंग देयर ओर्स, उनके ओर्स को हीट करके। अब ओर्स क्या होते हैं? Ores are naturally occurring solid material from which a metal ore can be extracted. Ores naturally occurring material होते हैं, naturally occurring material होते हैं जो जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे गोल्ड है वो गोल्ड अर्थ क्रस्ट से मिलता है, तो गोल्ड आपको गोल्ड के रूप में थोड़ी ना मिलता है, आपको ओर्स के रूप में मिलता है। फिर उस ओर्स को हम प्योरीफाई करके बहुत सारी उसमें ट्रीटमेंट करा के उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे तुम्हारा अगर आयरन निकालना है तो आयरन भी तो तुम्हारा अर्थ क्रस्ट से निकलता है, लेकिन आयरन का ओर है हेमेटाइट से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी ओर होता है। तो ओर क्या होता है? ओर्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ओर्स वो नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिसमें से हम मेटल को बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है कि इन्होंने क्या बोला कि वी कैन प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बाय हीटिंग देयर ओर्स। सो हम मेटल्स के ऑक्साइड बनाते हैं जब उनके ओर्स को हीट करते हैं। और ओर्स को हीट करने का 2 प्रोसेस होता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस आपको आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करेगी जब तुम अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे ना, एल्यूमिनियम का चैप्टर पढ़ोगे आप, सल्फर का चैप्टर पढ़ोगे आप, है ना, तो उसमें पूछा जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, तो उसमें ये टर्म आएगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कैल्सिनेशन is a decomposition process in which metallic ore is heated strongly in the absence of
और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जब हम किसी भी मेटलिक ओर को, किसी भी मेटल के ओर को हम बहुत तेज हीट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर या बहुत लिमिटेड सप्लाई हमने ऑक्सीजन की ली है, ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाए, तो फिर उसको क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। फिर से देखो इसकी डेफिनेशन, कैल्सिनेशन इज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन विच मेटलिक ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो ये वाला जो कैल्सिनेशन का मेथड होता है वो कार्बोनेट के ओर्स में अप्लाई होता है। देखो ये भी कार्बोनेट का ओर है, ये भी कार्बोनेट का है, ये भी कार्बोनेट का है। तो जब क्या होता है, जब इस ओर को आप या तो ऑक्सीजन है ही नहीं या बहुत थोड़ी सी सप्लाई है, तो हम मान के चलते हैं कि ना के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पे +O2 नहीं लिखा है, हमने सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। जब भी कार्बोनेट होता है ना, तो उसमें से क्या टूट के निकल जाएगा बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या रह जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो CO3 को तुम CO2O भी लिख सकते हो, मतलब तो CO3 हो गया। तो ये CO2 क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और क्या रह जाएगा? CaO। तो वही हो रहा है, CaO रह गया और CO2 बाहर निकल गया। उसी तरह जिंक कार्बोनेट को भी तुम ZnCO2O लिख सकते हो ना। तो CO2 जब बाहर निकल जाएगी तो क्या बच जाएगा आपका? ZnO। तो ZnO बन गया। उसी तरीके से तुम्हारा कॉपर कार्बोनेट है और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखने के लिए क्या करोगे आप? कॉपर कार्बोनेट है CuCO3 को CO2O लिख दो, ठीक है। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है उसको Cu और आपके 2 OH है ना, एक OH ये है, एक OH आपका ये है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो क्या बचा? CuO और CuO। तो दो मॉलिक्यूल कॉपर ऑक्साइड के बचे, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, एक वाटर निकल गई। तो इस तरीके से ये कंपाउंड ब्रेक होते हैं और आपके ऑक्साइड बन जाते हैं। तो कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है? कैल्सिनेशन में हम लोग कार्बोनेट्स के जो ओर होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, जिंक कार्बोनेट हुआ और ये कॉपर कार्बोनेट हुआ, इसको हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब हम इनको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो भी निकल जाएगा और रह जाता है इनका ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम नाउ रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग में भी हम ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन रोस्टिंग में हम क्या करते हैं? रोस्टिंग इज अ डिकम्पोजिशन process in which metallic ore is heated strongly in the presence of air at a very high temperature. कैल्सिनेशन में एयर नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रोस्टिंग में हम ओर को हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आप देख रहे हो ना, हर जगह ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा मतलब एयर प्रेजेंट है। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए था, तो तुम्हारा जो रोस्टिंग होता है वो सल्फाइड के ओर के लिए होता है। तुम देखो यहाँ पे लेड सल्फाइड लिखा है, आयरन सल्फाइड लिखा है और कॉपर सल्फाइड लिखा है। तो इन्हीं सल्फाइड की ओर में रोस्टिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि इन सल्फाइड के ओर्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या बहुत ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है। जब बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो उसमें जो सल्फर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगी और रह जाएगा तुम्हारा, बाकी क्या रह जाएगा? तुम्हारा मेटल का ऑक्साइड, यानी कि लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। तो इसको हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में अंतर समझ में आया क्या? कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट के ओर्स में होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्साइड बनता है मेटल का। रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड ओर्स में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्लियर? नाउ इसमें एक और इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड गैस। एग्जाम्पल्स ऑफ लेड नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट आर गिवन। इन्होंने बोला कि जब मेटल के नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और गैस मिलती है। आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो आपको मेटल मिल गया, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पे गलत लिखा है, PbO मिलेगा। मेटल का ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली और ऑक्सीजन मिला। उसी
तरीके से जब आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट किया तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है कि अगर हम नाइट्रेट को करते हैं तो ये मिलता है। देखो जैसे कार्बोनेट हम कभी भी हीट करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर या सल्फेट कुछ हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रेट हुआ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम उनकी बेसिक याद कर लेते हैं ताकि हमको बाकी की चीज़ें अच्छे से याद रहें। ठीक है, ये शॉर्टकट्स होते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। अब तुमने अभी देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड बना, फिर तुमने देखा कि लेड ऑक्साइड बना, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना। तो ऑक्साइड्स को हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है ना। ऑक्साइड्स आर 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स की नेचर और प्रॉपर्टी को देखते हुए जो ऑक्साइड जो बनते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं अब हम देखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या हुए? Acidic oxides are non-metallic oxides. Acidic oxides or non-metallic oxides are formed when non-metals are heated in the presence of oxygen. देखो जब non-metals को तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो जो ऑक्साइड बनेगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, या आप बोल सकते हैं नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से नॉन मेटल लिए इन्होंने? जैसे कार्बन लिया, सल्फर लिया, नाइट्रोजन लिया या हाइड्रोजन लिया। ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते हैं। देखते हैं हम कैसे बनाए हैं इन्होंने। जैसे आप देखो ये तीनों ही नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है और नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। इसको जब आपने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो इनका जो ऑक्साइड बना कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों तुम्हारे एसिडिक ऑक्साइड हैं। अब कैसे पता चलता है एसिडिक ऑक्साइड है? ये ऐसे पता चलेगा कि जब तुमने ये जो ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जब इसको तुम वाटर में डिजोल्व करोगे ना, जब वाटर में डिजोल्व करोगे ना तो इसका एसिड बन जाएगा H2CO3। H2CO3 बन गया। उसी तरह तुमने सल्फर डाइऑक्साइड को जब तुमने वाटर में डिजोल्व किया ना तो तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा H2SO3। सल्फ्यूरस तुम्हारा वो बन गया एसिड H2SO3। उसी तरीके से जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड को करोगे तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है क्योंकि इन ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो एसिड्स बन रहा है ना, इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। दूसरा ये भी है कि जब आप तुम इसको टेस्ट करोगे ना, आपको पता है कि एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ये बता देते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक। जैसे लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर है। लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर है। लिटमस पेपर 2 कलर में आते हैं, एक ब्लू में आते हैं और एक रेड कलर का आता है। ठीक है, अब इसकी क्या खासियत होती है कि लिटमस पेपर को जब तुम एसिड में डालते हो, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता है, और रेड लिटमस पेपर को जब तुम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो क्या होता है? वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। तो जब इसका कलर बदलता है तो हमें पता चल जाता है अच्छा अरे एसिड है। अगर तुम्हारा ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड हो जाए तो समझ लो कि वो जो सॉल्यूशन जिसमें तुमने डिप किया है वो एसिड है। ठीक उसी तरीके से अगर तुम्हारा रेड कलर का लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाए तो समझ लो कि जिस सॉल्यूशन में तुमने डाला है वो बेस है। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डाला उसका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो यानी कि क्या है? वो एसिड नहीं है, वो बेस हो सकता है। ऐसे रेड को तुमने डाला और वो ब्लू नहीं हुआ तो यानी कि वो बेस नहीं है, वो एसिड हो सकता है। तो कहने की बात ये है कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो तुम्हारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द एसिडिक ऑक्साइड टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये एसिड की प्रॉपर्टी ही होती है कि जो भी एसिड होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इससे प्रूव हो जाता है कि ये क्या है? ये आपका ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड है यूजली गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जब जितने भी तुम एसिड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तीनों को एसिडिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। ये तीनों के तीनों आपको गैस के रूप में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे।
एसिडिक ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि एसिडिक ऑक्साइड को अगर तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको इनके एसिड्स मिलेंगे, है ना, तभी तो इनको एसिडिक बोला है। जैसे तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया तो कार्बोनिक एसिड बना, फॉर्मूला देखो H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया तो सल्फ्यूरस एसिड मिला, H2SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला, H2SO4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आपने वाटर में डिजोल्व किया तो आपको नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3 का कॉम्बिनेशन मिला। तो चूंकि आपको इन ऑक्साइड को डिजोल्व करने में एसिड्स मिल रहे हैं, इसलिए इन ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर? ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऑब्वियस सी बात है, जब एसिडिक ऑक्साइड को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, इसको बेस से रिएक्ट कराएंगे। बेस कैसे पहचानते हैं? OH है, OH है यानी कि बेस है। जब भी एसिडिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करवाओगे या एल्कली से रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। देखो एसिड क्या होते हैं, हमने कल पढ़ा था। एसिड क्या होते हैं? जिनके पास H+ आयंस होते हैं। बेस क्या होते हैं? जिनके पास OH आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये NaOH लिखा है ना, इसलिए ये बेस कहला रहा है। ये OH लिखा है ना, इसलिए बेस कहला रहा है। ये OH लिखा है इसलिए बेस कहला रहा है। तो एसिड में क्या होते हैं? H+ आयंस होते हैं और बेस में होते हैं OH आयंस। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड और यूज़ किया, एल्कली। एल्कली क्या होता है? जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं, जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, है ना। तो जब तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कल हमने पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वही चीज़ हो रहा है। आपका एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। उसी तरीके से ये वाला एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो वाटर के साथ डिजोल्व करके एसिड बनाते हैं। उसी तरीके सेकंड टाइप का जो ऑक्साइड होता है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स और मेटलिक ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग और विदाउट हीटिंग सब मेटलिक ऑक्साइड आर गिवन बिलो। देखो एसिडिक ऑक्साइड तुम्हारे नॉन मेटल के साथ बनते हैं, लेकिन बेसिक ऑक्साइड मेटल के साथ बनते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड में सोडियम मेटल है, पोटेशियम ऑक्साइड में पोटेशियम मेटल है, फेरस ऑक्साइड में आयरन मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम कॉपर जिंक लेड में मैग्नीशियम कैल्शियम कॉपर जिंक लेड, सारे के सारे तुम्हारे क्या है? मेटल्स हैं। तो जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो मेटल के साथ मिलके बनते हैं। ठीक है, और ये जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं ये अधिकतर सॉलिड्स होते हैं, जबकि एसिडिक ऑक्साइड हमने देखा कि गैस होते हैं, जबकि तुम्हारे जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो तुम्हारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते जनरली। सम ऑफ दीज बेसिक ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्युबल बेस कॉल्ड एल्कली। कुछ तुम्हारे ऑक्साइड होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं, ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जब ये ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तब ये क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिंस बोथ आर वाटर सॉल्युबल दैट इज वाई दे आर नोन एज एल्कलीज। बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, दे टर्न रेड लिटमस पेपर्स ब्लू। क्योंकि एल्कली भी बेस ही होता है ना। बेस क्यों है? क्योंकि OH है और ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। तो पता चल जाएगा कि अरे ये तो बेस है। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, और अगर वाटर सॉल्युबल हुआ तो हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक है, नाउ सॉल्ट क्या हुआ? सॉल्ट मतलब होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। बेसिक ऑक्साइड तुम्हारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। उसी तो कॉपर ऑक्साइड बेसिक है, ये एसिड है, बेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, तो उसको सॉल्ट बोलते हैं। अब थर्ड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड है न्यूट्रल ऑक्साइड। नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही वो
बेसिक है। द ऑक्साइड विच डू नॉट एग्जिबिट आइदर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके आप एग्जाम्पल याद रख कर लो, पूछ लेंगे कि भाई गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों ही के दोनों न्यूट्रल है। अगर आप इसमें इंडिकेटर डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल करोगे ना तो ना ही ब्लू लिटमस रेड होगा ना ही रेड लिटमस ब्लू होगा। इसका मतलब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो गए, न्यूट्रल हैं, ये ना ही एसिड है ना ही बेस है। फिर चौथा टाइप का ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें थोड़ी सी जो एसिड और बेस दोनों साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड थोड़े से एसिडिक और थोड़े से बेसिक होते हैं, इसलिए दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं। सब मेटलिक ऑक्साइड लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम, इसके भी एग्जाम्पल याद करो, इसके भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि नेम 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट बोथ विथ एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। तो आपने देखा कि ऑक्साइड 4 प्रकार के हैं, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें इन्होंने रिएक्शंस दे दी हैं कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने क्या पढ़ा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो सॉल्ट और वाटर दोनों साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो तुम्हारा जिंक जो है, जो जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट ZnCl2 और वाटर बना रहा है ना। तो इस जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर बनाया। फिर जिंक ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि OH है, बेस के साथ रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाया। यानी कि क्या हुआ कि जिंक ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है और बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। उसी तरीके से तुम एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। फिर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, यानी कि ये भी एम्फोटेरिक है क्योंकि बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये होता है कि एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है जितना हमने पढ़ा है। उसके बीच में एक पूछा है इन्होंने कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जब मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी देन इट इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इन दिस सीरीज मेटल एट द टॉप इज मोस्ट रिएक्टिव एंड मेटल एट द बॉटम इज लीस्ट रिएक्टिव। जो मेटल सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नहीं है वो नाउ व्हाट इज एन ऑक्साइड। जब मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैन बी फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आप देखना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर न्यूट्रल ऑक्साइड ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको सारा केमिकल रिएक्शंस बता दिया है, ये भी बता दिया है क्या कंडीशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ लिए हैं और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स भी देख लिए हैं। ठीक है ना, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।